जी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आलिया, आप सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त हम बात करेंगे, पाकिस्तान में एक नई खबर सामने आई है और वो खबर ये है कि अब पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ रही है। इसके ऊपर इमरान खान का ये कहना है कि बल्कि ये खदशा उन्हीं की तरफ से जाहिर किया गया, और जब इमरान खान ने ये बात की तो फिर पता ये चला कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत पाकिस्तान में आने के चांसेस हैं, खदशात हैं। क्या सिचुएशन है, क्योंकि खान साहब ने कहा है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई उनका राब्ता नहीं है और जो इलेक्शंस हैं उनको जो है वो नहीं कराया जाएगा, बल्कि ये कोशिशें करें कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाएं। आखिर ये क्या बात है? क्या हम कब तक ये जो एक्सपेरिमेंट्स है वो करते रहेंगे, और जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं? इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हमें स्वीडन से ज्वाइन कर रहे हैं, स्कॉलर हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं और सीनियर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जनाब डॉक्टर इश्तियाक रहमान। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो सर। Thank you very much for your invitation, Alia ji. Very kind of you. डॉक्टर साहब, आपके सामने मैंने रख दी खबर क्या है सर। इमरान खान ने कहा है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की कोशिश हो रही है। मेरा पहला सवाल तो मेरे बहुत सारे हैं इसके ऊपर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि क्या हम डेमोक्रेसी में फेल हो गए हैं? क्या हम एक जो एक्सपेरिमेंट्स कब तक करते रहेंगे, और क्या इस वक्त के हालात इस चीज के मुताबिक है कि टेक्नोक्रेटिक हुकूमत आए और वो फायदेमंद? जहां तक तो आपका सवाल है कि एज एज अ डेमोक्रेसी क्या हम फेल हो गए हैं, तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। वी आर अ ह्यूज फेलियर इन डेमोक्रेसी। हम जमहूरियत को इंस्टीट्यूशनलाइज करने में बिल्कुल नाकाम है। हाँ, इलेक्शन हुए, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई, लेकिन उनकी जो डिग्निटी और वो है ना अथॉरिटी, वो कभी इस्टेब्लिश नहीं हो सकी। आप देखें, कई कू हुए, कई दफा कू के बगैर ही उन्होंने उठा के प्राइम मिनिस्टर को करप्शन चार्जेस में राइट और रॉन्ग निकाल भी दिया। सो एज ए डेमोक्रेसी वी आर ए टोटल फेलियर, एब्सोल्यूट टोटल फेलियर। अब बात यह है कि टेक्नो टेक्नो टेक्नोक्रेसी क्या होती है? इट्स अ गवर्नमेंट इन विच इंस्टेड ऑफ द इलेक्टेड representatives of the people, experts are chosen to lead the government. और ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कई जगह पे हो चुका है। केयर टेकर गवर्नमेंट्स भी जो बनती है ना, मसलन जैसे इमरान खान ने जो बात की है, उसको अगर कहा जाए कि क्या वो कह रहे हैं कि अगले 4 साल या 5 साल के लिए टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत होगी, वो एक बात है। तो अगर है कि ये एक केयर टेकर गवर्नमेंट इस दौरान में, जब तक नए इलेक्शन नहीं होते अगस्त में या जब भी ये, हाँ, 1 साल का वक्त है, उस दौरान इंस्टेड ऑफ पॉलिटिशियंस कि वो मैस अप करते रहें सियासत को और एक पैरालाइज हो जाए गवर्नमेंट, कुछ हो ही ना, तो इस सिस्टम को चलाने के लिए एक्सपर्ट्स बुलाए जाएं। वो एक रीजनेबल अरेंजमेंट हो सकती है, बट फॉर अ लिमिटेड केयर टेकर गवर्नमेंट कहते हैं। यानी इलेक्शन होने से पहले तक के लिए एक हुकूमत जो, क्योंकि सियासतदान नाकाम हो गए हैं, तो ऐसे लोग बुलाए जाएं जिनकी हाई प्रेस्टीज हो, वो लोग क्वालिफाइड हो अपनी अपनी फील्ड्स में। ना सिर्फ क्वालिफाइड हो, उनकी कोई क्या कहते हैं स्टैंडिंग भी हो सोसाइटी के अंदर, दुनिया के अंदर। तो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसका बेस्ट वर्स्ट एग्जांपल डेमोक्रेसी में है इटली। इटली में कई दफा जब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, तो उनके सिस्टम में द प्रेसिडेंट कैन इनवाइट ए टेक्नोक्रेट टू लीड द गवर्नमेंट। और अगर वो दोनों तरफ से पॉलिटिशियंस को अपनी सपोर्ट में ले आए और हाउस में उसकी मेजॉरिटी हो जाए, तो उसकी हुकूमत हो जाती है। समझ गए आप? तो एक टेक्नोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है जो इस तरीके से विदाउट, जो कि वो करियर पॉलिटिशियन नहीं है, वो बाहर से लाया गया है फ्रॉम द सिस्टम। लेकिन क्योंकि दोनों पार्टीज उसको सपोर्ट करने में तैयार हैं, एक दूसरे को नहीं,
तो देन ही कैन लीड द गवर्नमेंट। एक और जो गवर्नमेंट जिसको कहा गया कि ये टेक्नोक्रेसी थी, वो थी सोवियत यूनियन के अंदर ब्रेजनेव और उनके जो पोलिट ब्यूरो के मेंबर थे, 95% जो थे वो टेक्नोक्रेट्स थे, इंजीनियर्स ही थे। तो वहां पे पोलिट ब्यूरो तो था जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का डिसीजन मेकिंग है, लेकिन उसमें सारे लोग जो बैठे थे वो कोई कुरियर पॉलिटिशियंस नहीं थे, दे वर टेक्नोक्रेट्स जिनको लाया गया था। तो इस किस्म की कई पोजीशंस हैं। अब टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की भी फॉर्म्स होती हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी हो सकती है, लेकिन चंद इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज आप टेक्नोक्रेट्स को दे रहे हैं। मसलन इकोनॉमी इज गिवन टू द टेक्नोक्रेट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन यू गिव इट टू अ टेक्नोक्रेट, बजाय कि एक पॉलिटिशियन जिसको ना पता है इंडस्ट्री कैसे बनती है, कैसे चलती है। इस किस्म की एक मिक्स्ड गवर्नमेंट भी हो सकती है जो इलेक्टेड भी हो, यानी नवाब शहबाज शरीफ फॉर एग्जांपल कैन बी द प्राइम मिनिस्टर, और कुछ मिनिस्ट्री हैं वो अपने पास अपने लोगों के पास रखें, लेकिन कुछ और एरियाज में पोर्टफोलियोज जो हैं वो बाहर से या पाकिस्तान से लेके जो एक्सपर्ट्स हैं उस एरिया के उनको भी रख लें। एक थर्ड फॉर्म है कि इट्स अ टोटल टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती। सो मैंने आपको बता दिया है 3-4 फॉर्म्स हैं। अब कौन सी वाली पाकिस्तान के अंदर अगर सोचा जा रहा है, क्या वो परमानेंट बेसिस पे है कि भी, या परमानेंट या 4-5 साल के लिए है, या वो क्या कहते हैं एक यू नो इंटरिम पीरियड के लिए, कि जब तक इलेक्शन नहीं होते, और इकोनॉमी का तो बुरा ही हाल है। हाँ जी, इसको दुरुस्त करने के लिए ऐसे टेक्नोक्रेट बुलाए जाए जिनके पास कोई क्या कहते हैं ओरिजिनल आइडियाज हों, और वो अपनी उस एक्सपर्टीज की वजह से पाकिस्तान में एक नया कल्चर हुकूमत का बना सकें, बट नॉट फॉर एवर। ठीक है, जी जी तो इट डिपेंड्स के ये जो खबर है इसकी नेचर क्या है। जी। अब अगर हम प्रोफेसर साहब इसको इस तरीके से देखें कि क्या आप समझते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त संभाली नहीं जा पा रही, और आईएमएफ जो है अब एक मरतबा फिर ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या होगा और फिर कहीं डिफॉल्ट तो नहीं हो जाएगा, तो इकोनॉमी को संभालने के लिए, और फिर आपने ये भी कहा कि जब जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक दूसरे के साथ पैचअप ना कर पा रही, इस सिचुएशन को संभालने के लिए अगर कुछ दिन के लिए या इलेक्शन से पहले के लिए हुकूमत आती है, कोई ऐसी टेक्नोक्रेटिक कुछ आ जाते हैं लोग, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? वो ठीक कर लेंगे? क्योंकि आप जानते हैं इसहाकडार तो साल से, यानी कितने साल तक 3 मरतबा हुकूमत आई उनकी और वही रहे, तो अगर वो नहीं संभाल पा रहे तो आपको लगता है कि दूसरे आके संभाल लें? हम ऐसे कह सकते हैं कि क्या ऑल्टरनेटिव क्या है, कि क्या यही सिलसिला चलता रहे कि और कोई एक्सपेरिमेंट ना किया जाए? क्योंकि अगर हम ये मान लें कि पॉलिटिशियंस तो फेल हो गए हैं, हाँ जी, so what is the alternative? The alternative can be, जो मैंने कहा, मिक्स्ड टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के इलेक्टेड भी चंद बंदे हों, और जो खास इंडस्ट्री इकोनॉमी इसके ऊपर एडवाइस करने के लिए, नए क्या कहते हैं आइडियाज लाने के लिए अगर कोई बाहर से या पाकिस्तान से ही ऐसे स्कॉलर्स ले लें, एक्सपर्ट्स ले लें जिनकी अपनी फील्ड में बड़ा नाम हो, तो दैट्स इट्स वर्थ ट्राइंग आई थिंक। क्योंकि इसके अलावा अगर ये नहीं हम करते तो फिर करते क्या है? क्या वापस फौजियों को बुला लें? एक वो अल्टरनेटिव है, वो भी हमने करके देख लिया है। या ये सियासतदान ये झगड़े करते रहें, इमरान खान इन पे सारे इल्ज़ाम लगा दें कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, वो कहें कि ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था और हुकूमत की मशीनरी जी है वो चले ही ना। सो अंडर द सर्कमस्टांसेस, अगर कोई ऐसी हुकूमत आती है जो केयर टेकर है, फॉर अ लिमिटेड पीरियड, जब तक इलेक्शन नहीं होते, और उनको इतना आप वो दे देते हैं क्या कहते हैं, पावर इतनी दे देते हैं कि दे कैन मेक फंडामेंटल चेंजेस। और ये भी हो सकता है कि जैसे पहले भी आ चुकी है ना, एक वो क्या नाम था, कुरैशी साहब आए थे वर्ल्ड बैंक के, और फिर शौकत अजीज साहब, ये दोनों हमने टेक्नोक्रेट्स को बुला के और पाकिस्तान की पूरी भागदौड़ उनके हाथों में दी तो है ना, समझ गए आप? तो ये कोई पाकिस्तान के लिए नई चीज भी नहीं है, लेकिन अब बात यह है कि ये कितनी देर के लिए आ रहे हैं
और ये कहाँ से आ रहे हैं? क्या वो जी चेंजेस ला सकते हैं जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट या जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, नहीं ला चुकी? और व्हेन इमरान वाज हिमसेल्फ इन पावर तो क्या उन्होंने कमाल करके दिखाया इकोनॉमी में? नथिंग। ओके डॉक्टर साहब, आपकी सब बातों के सवाल में और जवाब, मेरे पास दो सवाल है इस पर। जी। सवाल में पहले एक सवाल कर लेती हूँ। ये जो सब हमने बातें की, इसमें एक खदशा जो होता है वो ये है कि देखें, जो आपने ये सवाल किया कि कहाँ से आ रही हैं, तो आपको पता है कि बाहर से ही आते हैं, हमेशा से बाहर से आते हैं, बाहर से आएंगे। हफीज शेख का एक गलगला मच रहा है कि हफीज शेख आएंगे, वही आएंगे, ठीक और है। भी इस तरह के लोग। दूसरा एक और बात कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो उसमें एक खदशा बड़ा ये होता है हमारे यहाँ कि आप जानते हैं कि टेक्नोक्रेट्स के जो लोग आते हैं उनका कहा जाता है कि इसको तो बुलाने वाले ये तो हैं इस्टेब्लिशमेंट के बंदे। हम्म। तो फिर उसमें ये होता है कि जब ये आएंगे तो इलेक्शन तो फिर जो एक जो टाइम है उस पर नहीं हो पाएंगे। तो ये खदशाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लपेट दी जाए बिसात और इलेक्शन जो है वो फिर पता नहीं कब हो और नेक्स्ट ईयर इलेक्शन हो ना हो। इस पे आप क्या कहेंगे कि इस ये वाला खतरा अगर है तो इस पे क्या कहें, क्या किया जाए? देखिए, जो पहली वाली बात है ना आपकी कि अगर ये कहाँ से आएँगे, हमें भी पता है कहाँ से आएँगे। तो बात ये है कि पाकिस्तान को बेल आउट तो वही कर रही है इंस्टीट्यूशंस, जहाँ से वो आएँगे। देखिए, पाकिस्तान के पास तो अपनी वो ट्रेजरी जो है वो बिल्कुल खाली है, और ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो बेल आउट्स हैं उस पे चल रहे हैं। सऊदीज़ ने पैसा दिया हुआ है जो कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका कोई टेक्निकल तरीका है, और चाइना ने भी दिया हुआ है। वो दोनों जो हैं हमारी उसके अंदर एज़ रिज़र्व्स, वी कांट यूज़ देम, दे आर देयर फॉर सम सॉर्ट ऑफ फर्दर गारंटी कि हम बैंकरप्ट ओपनली ना हो जाएँ। तो इन हालात में एक और तरीका है कि आप चाइना को हुकूमत दे दें, क्योंकि इमरान खान का आइडियल तो चाइना है ना। तो आप चाइना को बुला लें कि हमारी हुकूमत को रन करे, या दोबारा अंग्रेज़ों को बुला लें जिन्होंने इस इलाके को रूल किया और बड़ा कामयाब किया इन द लास्ट 100 इयर्स जाने से पहले। अगर ये आप नहीं करना चाहते तो क्या सऊदीया से बुला लेंगे, या तालिबान को आप पाकिस्तान दे दें? व्हाट आर द ऑप्शंस? ऑप्शंस यही हैं कि एक क्लियर स्टेटमेंट आनी चाहिए, अगर हुकूमत ये सोच रही है कि ये एक अ, वो क्या कहते हैं, इंटरिम केयर टेकर हुकूमत है टेक्नोक्रेट्स की। इट विल नॉट लास्ट बियॉन्ड द इलेक्शन विच इज ड्यू, जब भी डेट है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तब तो मुझे काबिल कबूल है। डजंट मैटर कि वर्ल्ड बैंक से आ रहे हैं, आईएमएफ से आ रहे हैं, क्योंकि ये भी एक आर्गुमेंट के तौर पे तो ठीक है कहाँ से आएंगे, लेकिन अगर वहां से नहीं आएंगे तो फिर कहाँ से आएंगे? चाइना से बुला लें, सऊदी अरेबिया से बुला लें, आप ईरान से बुला लें, या तालिबान बुला लें। आपने इंडिया के साथ तो कोऑपरेट करना नहीं, उनसे तो कुछ सीखना नहीं है। तो इफ दैट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, उनसे ट्रेड करनी नहीं हमने, उनसे हमने झगड़े ही करना है, तो फिर यही ऑप्शंस है, मैंने आपको एक-एक ऑप्शन बता दी है। या एग्जैक्टली इमाम मेहदी की दुआएं करनी शुरू कर दें कि वो आ जाएं और वो हमें आगे लीड करें। इसके अलावा यू गिव मी एन ऑप्शन जो कि हम टेबल पे ला सकें, कोई नहीं है। जी प्रोफेसर साहब, आपने तो वो तमाम ऑप्शन दे दिए जो कहीं हमारे अनकॉन्शियस में भी थे होते हैं, वो भी दे दिए आपके ऑप्शन। हम यही करते हैं ना कि दुआ कर लें, बस दुआ पे है, हाँ, वही इमाम ना, मेहदी। दुआ का चक्कर है। हाँ, कि इमाम अच्छा मेहदी डॉक्टर, आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये सवाल मेरा आपसे, एक तो आपने ये बात की कि हमने जो है वो सीखना तो किसी से है, तो फिर ये चीजें हैं अगर वहां से नहीं मंगवाने तो ये कर। तो हम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे, हम तो कहते हैं कि ओहो भारत की जमहूरियत देखो तो वहां पर क्या हो रहा है, देखो ये क्या है। अब तो यानी हम खुद एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और उनको हम बड़ी बड़ी बातें बनाते थे, तो क्या अब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो इतना बड़ा कंट्री जो जमहूरियत चला रहा है उसको हम बातें बनाना छोड़ दे, बजाय इसके कि हम सीखे, जिस तरह आपने कहा कि हमें लर्न करना चाहिए। बात ये है, एग्जाम्पल आपके सामने है, आपने लर्न नहीं करना तो ये आपका हेडेक है ना। बात ये है कि सारी दुनिया तो उनको मान रही है। आप देखें दुनिया, आप एक क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो दो चीजें होती हैं एक स्टूडेंट की नुमाया होने की। एक तो टीचर उसको रिकॉग्नाइज करे, एक उसके साथ जो पीयर्स हैं वो रिकॉग्नाइज करें, और तो कोई तीसरा तरीका तो नहीं है। हाँ, आप खुद पागल हो सकते हैं कि मैं दुनिया की सबसे हसीन लड़की हूँ, सबसे काबिल लड़की हूँ, सबसे ये है, दैट्स अ सब्जेक्टिव थिंग।
Objectively, your teacher has to say, Alia is hardworking, intelligent, well organized. आपके क्लास फेलो भी आप जब बात करें तो उसको सीरियसली लें. हाँ जी, दैट्स कॉल्ड पीयर रिकग्निशन. तो इंडिया की पीयर रिकग्निशन तो हर जगह पे है. उनके लिए तो कई जगह से आवाजें उठ रही हैं कि वो क्या कहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को आना चाहिए. आई थिंक रशिया वुड बी कीन. अमेरिकन को भी अकल आ गई है कि पूरे एशिया को आप अगर साइड पे रखेंगे और सिर्फ चाइना होगा तो यही कुछ होगा. और चाइना के मुतबादल इंडिया ही एक सेकुलर डेमोक्रेटिक, जिसमें इलेक्शंस होते हैं, जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं उसके मुताबिक वो चलाते हैं. तो हु आर वी देन? उनको ना माने तो ना माने, आपकी मर्जी है भाई. हमने कभी नहीं उनसे सीखा और उन पे सब इल्जाम लगाए हैं. शायद 10% उनमें इल्जाम हमारे दुरुस्त भी हों. 90% तो हमारे इल्जाम जो है वो एक क्या कहते हैं, एक नैरो माइंडेडनेस का ही निशानी है. देखें, उसकी क्लासिकल एग्जांपल है व्हेन वाजपेयी साहब 1996 में पहली दफा उनको एक चांस मिला हुकूमत बनाने का. 13 दिन, कुछ लोग कहते हैं 17 डेज, वो कोशिश करते रहे कि कोalition में इतनी बड़ी उनकी मेजॉरिटी नहीं थी. दे हैड मोस्ट सीट्स बट नॉट द मेजॉरिटी. तो उनकी ये पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है कि डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स बट वी डोंट हैव नंबर्स ऑन आवर साइड, एंड ही रिजाइंड. आप पाकिस्तान में आप देखें, कभी किसी ने ऐसे सोचा है कि एक हुकूमत बना के कोई प्राइम मिनिस्टर बन के 17 दिन के बाद रिजाइन कर दे कि यार हाउस में आई डोंट हैव अ मेजॉरिटी? पाकिस्तान में तो ये है कि मैं बन गया हूं तो अब वो क्या कहते हैं, सार्जेंट ही लाओ जो मुझे उठा के यहां से बाहर फेंके, वरना मैंने खुद नहीं जाना. तो ऐसे ही हुआ है. तो आप नहीं इंडिया से लर्न करना चाहते. मुझे इंडियन कहते हैं जी हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान एनी मोर. ये सुन के मेरा बड़ा दिल दुखता है, क्योंकि आई थिंक इस इलाके में अगर दोस्ती हो, कोऑपरेशन हो, तो दैट्स द ओनली वे वी कैन मूव आउट ऑफ दिस यू नो सर्कल ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, नाहिलिज्म. लेकिन अगर आप नहीं सीखना चाहते, इंडिया इज नॉट देयर टू टीच यू. यू आर विलिंग टू लर्न, गुड फॉर यू. आप उनकी कोई बात नहीं मानते, ना माने. दुनिया क्या कर रही है, दुनिया मान रही है उनको या नहीं, हमने तो ये देखना है. तो नजर तो यही आता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी दुनिया में हमसे बहुत ज्यादा है. उन पे एतराज भी है कि उन्होंने यानी डेमोक्रेटिक होते हुए यूक्रेन की जंग पे ये नहीं किया, वो नहीं किया. लेकिन आप उनके फॉरेन मिनिस्टर के जवाब तो देखें. वो कहते हैं हम अपने इंटरेस्ट में करते हैं. जब भी हमारे साथ जंगें हुई, रशिया वाज ऑलवेज देयर टू हेल्प. हाउ कैन वी टर्न आवर बैक अगेंस्ट आवर मोस्ट डिपेंडेबल एलाई? मजा आया ना बात करने का, कि जो आपके बुरे वक्त में काम आया उसको आप छोड़ नहीं सकते. लेकिन वो कहते हैं हम हमेशा जंग के खिलाफ बोलते हैं और पीस की बात करते हैं. तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं. अभी बिलावल ने जो कहा है अपना नरेंद्र मोदी के मुताबिक, आई वॉज लिस्टिंग टू ये जयशंकर, उनसे पूछा गया कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो बयान था इस पे क्या आप कहेंगे. उसने कहा द थिंग इज कि फ्रॉम पाकिस्तान वी डोंट एक्सपेक्ट अ हायर लेवल ऑफ बिहेवियर. आई थॉट दैट वाज इनफ. बजाय किसी को कहना कि तुम बुचर ऑफ ये हो वो हो और पॉइंट स्कोर कर लेना, इन अ डिग्निफाइड मैनर ही हिट अस बैक. इस तरीके से जो डिप्लोमेट का स्किल होना चाहिए. तो अब ये है कि इंडिया को आपने नहीं ना करना, ना करें. ऑल देन गो टू द वर्ल्ड बैंक, गेट देयर एक्सपर्ट्स. हाँ जी, इकोनॉमी को ठीक करने के लिए उनसे नहीं करना, चाइना से बुला लो. चाइना को गिरवी दे दो यार. लेट देम रन पाकिस्तान फॉर द नेक्स्ट 10 years. एक्चुअली आई वुडंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट इट, क्योंकि ये लोग नाकाम हो चुके हुए हैं. आप सऊदी अरेबिया को बुला लें अगर आपने बहुत ही इस्लाम वाला करना है, या ईरान को बुला लें और देखें वो दोनों एक दूसरे की लड़ाइयाँ शिया सुन्नी की फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी हर मस्जिद में, हर इमाम बारे में. तो व्हाट्स लेफ्ट देन फाइनली यू हैव द तालिबान और वेट फॉर इमाम मेहदी. मैं मजाक नहीं कर रहा.
I'm giving you all possible options. The last one is based on a belief. All others are possible. That's it. डॉक्टर इश्ताक अहमद, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। डॉक्टर साहब, जैसे आपने सबकी आंखें खोलने के लिए जो कुछ था वो सब कुछ सबके सामने रख दिया है, तो देखें क्या होता है। लेकिन ये बात आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमने लर्न नहीं किया, किसी से भी लर्न नहीं किया, यानी अपने जो नेबर्स हैं उनसे भी हमने नहीं सीखा, और आखिरकार हम अब उस पॉइंट पर हैं कि जहां पर हम फिर एक एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़े हैं और हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू मच, बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा आपसे बात। बड़ी मेहरबानी।